नेशनल लोकदल की डावाली विधानसभा क्षेत्र की संगठन के तौर पे हमारे डावाली विधानसभा के प्रभारी के तौर पे हमारे साथ विनोद अरोड़ा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जसवीर जस्सा साहब, हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन टेकचंद छाबड़ा जी, संदीप चौधरी जी और हमारे हल्का के नवनियुक्त जो प्रधान हैं मंदर सिंह सरा साहब की अगवानी में संगठनात्मक तौर पे पार्टी को मजबूत करने के लिए हल्का कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। तमाम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और पद अधिकारी जिनकी आज घोषणा हुई है वो आज सारे मौजूद थे। संगठनात्मक तौर पे पूरे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष, उसके साथ साथ हमारे हल्का के प्रधान और हमारे जितने भी सेल हैं उन सेलों की भी हल्का स्तर तक घोषणा की जा रही है। उसके उपलक्ष्य में आज हमने डावाली विधानसभा की कार्यकारिणी की घोषणा की है। एक बहुत बड़ी जोश के साथ कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन कर रहे हैं। रेवाड़ी से लेके यमुनानगर तक और यमुनानगर से लेके सिरसा तक तमाम जिलों में जितने हमारे पुराने कार्यकर्ता थे वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ कहीं भी पार्टी के नेताओं का भ्रमण होता है या उस इलाके में जाना होता है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों, बहुत से पुराने परिवार लोकदल में अपनी आस्था जताते हुए वापस घर वापसी कर रहे हैं। हर रोज़ इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार है जो संगठनात्मक तौर पे बढ़ रहा है। और कांग्रेस आपने देखा होगा कि पिछले 15 सालों से अपने संगठन को नहीं खड़ा कर पाते और ऐसी कांग्रेस की हालत है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उसको हरियाणा आना पड़ा अपने संगठन को बढ़ाने की। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि उसके आने के बाद भी कांग्रेस की हालत इतनी पतली है कि कोई ओहदा लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का भली भांति ज्ञान हो गया है कि अब कांग्रेस ज़मीनी स्तर पे हरियाणा में ख़त्म हो चुकी है। बाप और बेटे की पार्टी रही, उन दोनों ने पूरी कांग्रेस का सफाया और खात्मा कर दिया और बीजेपी के हाथों में खेल रही थी। और ये बात आज हरियाणा के बच्चे बच्चे को पता है। तो जितने भी कांग्रेस के साथी जिनका मोह भंग हो गया था वो भी आज इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा के निर्माण के बाद 1966 में चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा का निर्माण कराने का काम किया। उसके बाद आज तक हरियाणा के हितों की लड़ाई केवल लोकदल ने लड़ी है। ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला और लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, अगर गांव में भी कहीं जुल्म और जाती होती है तो लोकदल का कार्यकर्ता वहाँ खड़ा होता है लोगों के साथ देने के लिए। तो आज उसी के नाते कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए जो निर्देश चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के थे कि संगठन को और मजबूत करना है, पुराने कार्यकर्ता हैं, पीढ़ियों से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं जो राजनीति में बढ़ने की इच्छा शक्ति रखते हैं, उनको जिम्मेवारी देने का काम। मैं आपके एक बात और बताना चाहूँगा कि आज तक हरियाणा में केवल लोकदल ही ऐसी पार्टी है जिसने आम किसान के, गरीब के बच्चे को आगे बढ़ाने का काम किया, नौकरियों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। इसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको आगे लेके चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो नर्सरी कहलाते हैं कि नेताओं की नर्सरी। आज आप देखो कि हरियाणा में जितने नेता हैं वो सारे चौधरी देवीलाल जी और चौटाला साहब की नर्सरी से निकले हुए नेता। तो अब फिर इंडियन नेशनल लोकदल उन तमाम परिवारों के नौजवान साथियों को और पुराने लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे जिम्मेदारी देते हुए उन्हें एमएलए, एमपी और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगी और संगठन को और मजबूत करने का काम करेगी। और आपके सवाल हो गुंडे धमका रहे हैं और ठेका नहीं कर सकते। अब मैं वही आपको बताना चाहूँगा कि आप देखो कि ये बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों से
कहा करती थी हरियाणा से हम अमन शांति लेके आएंगे, हरियाणा में सम्मान विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास का नारा देती थी। और ये ऐसा प्रतीत करने की कोशिश करती थी कि अब से पहले हरियाणा में गुंडा राज था। आज आप इनके चेहरे को बेनकाब होते देख सकते हो कि जो आबकारी नीति, हमेशा आबकारी के ठेके छूटे हर सरकार, चौटाला साहब लोकदल की सरकार में छूटे, कांग्रेस की, लेकिन इस दफ़ा इतना गुंडा तत्व बढ़ गया है कि उनके दबाव में सरकार को डेटें एक्सटेंड करनी पड़ती है। और उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि अगर कोई बोली लगाने आएगा तो उसका इंतज़ाम भुगतेगा। तो आप इसी बात से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख सकते हैं। मैं तो स्वयं पिछले सेशन, मार्च के बजट सेशन में मैंने खड़े होकर कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आपके रहते हुए हरियाणा में गुंडागर्दी बढ़ी है, जुल्म बढ़ी है, आप कानून मंत्री हो, आपके खुद के स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है। आपने देखा होगा कि डवाड़ी में भी जो पहले एसपी थे वो गांव में जाके पंचायत पे दबाव देते थे कि आप अपनी पंचायत को नशा मुक्त घोषित करो। अब कोई सरपंच जो है अगर उसको एसपी कहे तो उसकी हिम्मत है कि वो ना करे। चौटाला गांव को नशा मुक्त घोषित किया, अगले दिन 2 व्यक्ति चौटाला गांव में मृत पाए गए। ऐसा ही मसीता गांव में प्रेशर के अंदर सारे पंचायत मेंबर्स को बुला के और ये लिखवाया गया। आप सोचो, जो रक्षक हैं अगर वही भक्षक बन जाए तो उस प्रदेश की क्या हालत हो। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। अभी एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, पेट्रोल छिड़क दिया। आप पत्रकार हो, क्या आपने 25 साल, 30 साल, 40 साल में ऐसी बात सुनी है कि किसी किसान को उसकी वो ज़मीन नहीं देना चाहता, उसे ज़बरदस्ती की गई, उस पर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया गया और उसने बयान दिए हैं, अंतिम बयान, कि मेरे साथ जाति कर रहे थे। वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से अपनी ज़मीन को लेके आया। तहसीलदार ने उसकी ज़मीन की जो उसका हिस्सा था वो सड़क से हटा के पीछे कर दिया, इसलिए कि वो बिल्डर को बेच नहीं रहा था। आज तक भी उस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, खाली एक पर्चा दर्ज करके टेबल पे छोड़ दिया गया, उस परिवार को इंसाफ नहीं मिला। ऐसे हालात इस बीजेपी की सरकार में, क्या उम्मीद करेंगे। हरियाणा के तो कोई वाली वारिस ही नहीं। आज हरियाणा के लोगों को ऐसे महसूस हो रहा है कि वो सरकार ना होके हम गुंडा शासन के नीचे काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है वो खुद ही गुंडागर्दी करवा रही है। सर, एक मार्केट सब्जी मंडी में है गुरु नानक ब्लॉक, वहाँ पे जो मार्केट है वो अप्रूव्ड ट्रस्ट की थी, अब मर्ज हो गया ट्रस्ट उसमें, कमेटी में। उसमें क्या हुआ, अब वो बरामदे में कोई फट्टा वगैरह बैठने के लिए, रखने के लिए भी मना कर रहे हैं, क्योंकि किसी की छोटी छोटी दुकान है, अंदर तो ग्राहक बैठता नहीं उनके, और जो छोटा छोटा 4 फुट का बेंच रखा है उसके लिए भी मनाही कर दिया। और नाजायज़ कब्जा किस बात का है, किसी ने बड़ी बड़ी अलमारी लगाई हुई है, किसी ने पौड़ी चढ़ाई हुई है, वो तो नाजायज़ कब्जा हो सकता है। जो फट्टा बैठने के लिए, पब्लिक के लिए लगाया हुआ है, वो भी वो लगाने के लिए मनाही हो रही है उनके लिए। देखिए, डवाड़ी विधायक होने के नाते मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे अलग कोई चीज़ हो, क्योंकि जब हम किसी कानून को, रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ते हैं, उस एक व्यक्ति के तोड़ने से तमाम इलाके के लोगों को परेशानी आती है। तो मैं तो कायदे कानून को मानने वाला इंसान हूँ, और अगर कहीं पे भी किसी के साथ गलत होगा तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि इसको रोको। सर, वो मैं आपकी एक चीज़ को समझ, हम ये चाहते हैं कि डवाली शहर का हर व्यक्ति अपनी डवाली को अच्छा बनाना चाहता है, हरी भरी बनाना चाहता है, साफ़ सुथरी बनाना चाहता है, और हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे चेयरमैन साहब टेकचंद छाबड़ा जी की अगवानी में, चेयरमैनशिप में, आप मानोगे नहीं कि डवाली के शहर में कितने प्रोग्रेस के काम, कितनी गलियाँ बन रही हैं। कांग्रेस की पहले कमेटी थी, डॉक्टर केवी सिंह उनके रहबर थे, एक गली भी उन्होंने नहीं बनाई। डवाली के अंदर 10 आंगल बरसात हो जाती थी, सारा शहर पानी से भर जाता, गलियों में जा नहीं सकते थे क्योंकि गलियाँ टूटी हुई। आज टेकचंद छाबड़ा जी की अगवानी में हमने लगभग 25-30 करोड़ तो गलियाँ बना दी, ताकि कॉलोनियों में लोगों को आवाजाही की दिक्कत ना हो। हर पार्क बन रहे हैं, हर पार्क बन रहे हैं, हर वार्ड। उसके साथ साथ बिल्डिंग्स जो नई है, जो पुरानी कंडम बिल्डिंग्स होगी उनको भी हम नया बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो नगर परिषद का कार्यालय है 2.5 करोड़ रुपए की लागत से नया कार्यालय बनेगा,
पहले जो कार्यालय था वो जर्जर हालत है। इसके साथ साथ बहुत बड़ा पार्क बन रहा है। अभी मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, डबवाली के अंदर जो पुराना स्कूल है, जिस स्कूल के अंदर 3 मुख्यमंत्री पढ़े हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब, 1952-53 का शायद वो बिल्डिंग है। उस टाइम हमारे इलाके में कहीं स्कूल नहीं था, एकमात्र स्कूल था। आज तक आप ये देखो 1953 से लेके आज 2025 आज तक कभी भी शिक्षा पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने उस स्कूल की नई बिल्डिंग मंजूर कराई, जिसका पहले प्रिंसिपल अमाउंट जो सैंक्शन हुआ 22 करोड़ हुआ। उसके बाद जब उसका डिज़ाइन बना, डिज़ाइन के बाद उसकी अमाउंट की वैल्यूएशन हुई तो 16.5 करोड़ रुपये। मैं आपको दावे से एक बात कहता हूँ, आप प्रेस मीडिया के माध्यम से, ताकि ये बात डबवाली क्षेत्र की, शहर की हर व्यक्ति तक जानी चाहिए। पहला स्कूल है डबवाली का जो 16.5 करोड़ रुपया यहाँ लग रहा है और बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। उसका टेंडर हो गया है, ठेकेदार अभी 15-20 दिन में, महीने में वो काम शुरू करेगा। आज तक क्या कभी हम सोच सकते हैं कि सरकारी बिल्डिंग जो है वो इतने करोड़ों रुपए की बनेगी और पूरे हरियाणा में केवल मात्र डबवाली में हम अप्रूव कराने का काम। शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करें, इसके साथ साथ डबवाली की स्वच्छता के लिए, डबवाली की गलियाँ अच्छी हो, डबवाली के अंदर अभी बिजली की जो दिक्कत समस्या थी उस पर भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा काम हो गया है, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हम बहुत संजीदगी से हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए उस पर हम काम कर रहे हैं। डबवाली में सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, 7-8 दिन हो गए हैं और ठेका प्रथा खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूँगा, क्योंकि आपकी कलम में बहुत बड़ी ताकत है। अभी तक 3 बैठकें हमने नगर परिषद की है, तीनों बैठकों में मैं स्वयं था और वहाँ पे मैंने खुद ये कहा कि ये जो टेंडर छूटता है सफाई कर्मचारी, अगर उस टेंडर की वैल्यूएशन डिपार्टमेंटली 1 करोड़ रुपए की लगाई जाती है कि 1 करोड़ रुपए में सफाई हो, उसकी वैल्यूएशन कौन लगाता है? नगर परिषद का अधिकारी असेसमेंट करता है। उस असेसमेंट का जब टेंडर फ्लोट होता है और उस टेंडर के अंदर 50% माइनस चला जाए तो या तो असेसमेंट अथॉरिटी के लोग गलत असेस कर रहे हैं या लेने वाला ऐसा है कि जो सफाई नहीं करेगा। और ये बात मैंने विधानसभा के अंदर भी रखी है, क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, पिटीशन कमेटी का, और मैंने उसमें ये सवाल उठाया। आपके एमडी जो हैं यादव जी, वो आए हुए थे लोकल बॉडी के, कि एमडी साहब अगर जो ठेका 100 रुपये का है, जो आपकी एजेंसी ने 100 रुपया मुकर्रर किया है, और उसको कोई 50 रुपये में ले ले तो वो फिर तो 100 रुपया मुकर्रर करने वाला गलत है या 50 रुपये में लेने वाला गलत है। विडम्बना है कि अभी तक इस चीज़ पे सरकार संज्ञान नहीं ले रही। वो चाहती है जनता परेशान हो, वो चाहती है लोग दुखी हों, क्योंकि लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे तो करप्शन का जरिया बढ़ेगा। और सरकार का सबसे बड़ा मैं ये मानता हूँ जो फेलियर है, पैसा चल रहा है थानों में, तहसीलों में, हर चीज़ पैसे पे। और ऐसी हालात सरकार की है। मैं तो कहता हूँ ये जो कहते हैं ना इनके नुमाइंदे, इनको सवाल पूछा करो कि तुम तालियां पीटते हो मोदी के नाम की, ऐसा हरियाणा चाहिए क्या हमें, जिस हरियाणा में कोने कोने करप्शन हो। अभी एक और बड़ी बात बताता हूँ, सारी चीज़ें पोर्टल पे, आपको राशन चाहिए पोर्टल पे, आपको बिजली चाहिए पोर्टल पे, आपको पानी चाहिए पोर्टल पे। पिछले 16 दिन से इनके सारे पोर्टल बंद थे। 16 दिन तक हरियाणा कोई वाली बारिश नहीं, और अभी भी 819 पोर्टल हैं, आधे से ज़्यादा पोर्टल इनके वर्किंग में नहीं। अगर किसी किसान को डिग्री चाहिए तो पोर्टल नहीं चलता, किसी किसान को बिजली कनेक्शन ढाणियों में चाहिए तो पोर्टल नहीं चलता, किसी किसान ने अपने कागज़ अपलोड करने हैं तो पोर्टल नहीं चलता। मैनुअली काम होता था, कम से कम किसी के सिर मत्थे तो लगते थे। इस पोर्टल वाले में किसके पास जाओगे? सर एक आपने सबके बनाने का कहा है, गैस पाइपलाइन बिछ रही है, जो नगर परिषद को मालूम था कि गैस पाइपलाइन बिछेगी, उसके बावजूद भी सड़कें बनाई गई और जो प्रोडक्ट दिया गैस पाइपलाइन में बना था वो बच सकता था। इसमें भ्रष्टाचार नहीं आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, पूर्व की कमेटी ने उनको परमिशन दी। हमारी कमेटी हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते, लेकिन पूर्व की कमेटियों में जब परमिशन हुई तो उस काम को सरकारी तौर पे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चेयरमैन और हाउस मतें डालता है। उन मतों में जो फिजिबल चीज़ें होती हैं वो हम
हमारी क्लियर हो जाती हैं। जो डिपार्टमेंट की उनको फिजिबल या नॉट फिजिबल करता है, उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं कि अगर जनहित में है तो वो होना चाहिए। पिछली बैठक में भी हमने नोटिस किया है कि कोई भी गली के अंदर अगर वो काम करेंगे तो पहले हमें इंटीमेट करेंगे, उसके बाद 7 दिन के बाद, क्योंकि 7 दिन में जितनी भी मिट्टी है वो सेटल हो जाती है, उसके बाद उसको रिपेयर करेंगे। अगर उनकी सड़क रिपेयर नहीं होगी तो जितना हर्जाना बनता है उतना हर्जाने का नोटिस हम उस एजेंसी को भेजने का काम करेंगे, ताकि शहर के लोगों को परेशानी ना हो। जो कानूनी दायरा है, जितनी चेयरमैन साहब के पास पावर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे उतनी हम कर रहे हैं। हम अपने लेवल पे कहीं पे भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। चेयरमैन साहब को तो मेरे को तो पावर ही नहीं है, मैं नोटिस भी दे सकता है। मैंने किसको? सवाल किया था, अगर गैस पाइप बदल गया, तर्जे वाली गली है 12 नंबर की, उसको बिना अनुमति के खोल दिया। मैंने सर से पूछा, मैं कहा चेयरमैन साहब क्या हो सकता है? कहते हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है। अगर आप कहते हो कि बिना अनुमति के है, बिना अनुमति के सर हम आज ही उनके खिलाफ FIR लॉन्च करा देंगे। मेरी भी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो अपने पोर्टल में चढ़ाते हैं कि हम अब इस गली को ले रहे हैं, और वो सारा का सारा उसी टाइम इनके सिस्टम पे शो कर देगा। चेयरमैन साहब सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ कहीं इनको लगे भी इसमें अच्छा काम नहीं हुआ, चेयरमैन साहब अपनी रिपोर्ट के तहत हम उसकी असेसमेंट करा के और उन्हें हर जाने की कॉपी भेजते हैं कि आप इतना पैसा नगर परिषद में जमा कराओ क्योंकि आपने प्रॉपरली रिपेयर नहीं किया। मैं अगली मीटिंग में आपको सारी चीज़ें निकाल के दूँगा। मैं बता रहा हूँ, अगली मीटिंग में हम सारे आपको निकाल के देंगे कि उस एजेंसी पे कितना हमने असेसमेंट के तहत फाइन किया है। देखिए, आज संगठन की बातें कर रहे हैं, किसी दिन आप बैठ के स्पेशली नगर परिषद से बात करें। हाँ जी, देखिए, मुझे सूचनाएं मिली कि तहसील में बहुत से लोग बैठे हैं जो दलाली कर रहे हैं, और वहाँ पे तहसीलदार RC उन कहीं ना कहीं रजिस्ट्रियों में और अन्य कागजातों में पैसे लिए जा रहे हैं। मैं स्वयं एक दिन बिना बताए इंस्टेंटली वहाँ गया और मैं लोगों से मिला, पब्लिक से मैं मिला, और मैंने किसी से, हर एक से मैंने पूछा कोई तकलीफ, कोई शिकायत है बताओ। मेरे संज्ञान में उस दिन, आप मुझे नहीं पता आपको ये रिपोर्ट है नहीं है, लेकिन मैंने हर खड़े व्यक्ति से, चाहे वो बुज़ुर्ग माता थी, चाहे बुज़ुर्ग हमारा कोई ताया खड़ा हो या बुज़ुर्ग हमारा दादा खड़ा हो, मैंने हर एक से पूछा, मैंने नौजवान से भी पूछा, लेकिन मेरे संज्ञान में उस दिन कोई नहीं आई। उसके बावजूद भी मैं उनको कह के आया हूँ कि आपकी शिकायतें बार सुनने में मिल रही हैं, अगर आपने अपना रवैया ठीक नहीं किया तो कोई ना कोई हार्ड सेक्शन हम लोग लेंगे। एक भी व्यक्ति पैसा लेता पकड़ा गया तो आदित्य नहीं छोड़ो, और का मुझे पता नहीं, विधायक होने के नाते मैं नहीं छोड़ रहा। नगर परिषद में जो प्लॉट होते हैं अनऑथराइज होते हैं, तो ऑथराइज के अंदर वो कैसे आ जाते हैं? मतलब मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, हमारी 2 प्रॉब्लम्स नगर परिषद में अभी भी पेंडिंग है। एक कि जितनी लालडोरा में लोगों के प्लॉट पड़े हैं उन्हें रजिस्ट्री कराने में दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत इसलिए आ रही है कि हरियाणा सरकार ने जब ये सिस्टम बनाया IDs का, तो उन्होंने कहीं ना कहीं त्रुटियाँ छोड़ दी। उन त्रुटियों का भुगतान जो है लोगों को करना पड़ा और करप्शन बढ़ गया। जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने जो ACS है उनसे, डायरेक्टर सबसे बात की, और मुझे जो CMO ऑफिस में यशपाल जी हैं जो लोकल बॉडी को देख रहे हैं CMO में, उन्होंने मुझे कहा कि सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आएगी, उस ऑर्डिनेंस के तहत जो त्रुटियां हम सारी क्लियर करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्लली इसी जुलाई में ऑर्डिनेंस जो आ रहा है, उस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी ऐसी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं त्रुटियां रहेंगी, उसको ठीक करने का काम ये करेंगे। इसमें लोकेशन कहीं की दिखाई जाती है हाँ। और पास कहीं कर दिया जाता है। उसको हम विदिन 1 हफ्ते के अंदर हम तमाम चीज़ों को अपलोड कर देंगे। उसका कारण था कि हमारे नगर परिषद की जितनी बाउंड्रीज़ हैं वो सिस्टम में अपलोड नहीं है, खसरा और खिवटे। तो मेरी कल रात को DTP से बात हुई कि 1 हफ्ते के अंदर डबवाली की जितनी खेवटें और खसरे हैं वो सारे अपलोड करो। यहाँ हम भू माफिया पैदा नहीं होने देंगे, कोई इलीगल कॉलोनीज नहीं काटने देंगे। जहाँ कहीं भी इलीगल कॉलोनीज कटेगी, कोई भू माफिया होगा, फौरी तौर पे वहाँ FIR लॉन्च करवाएंगे। अगर रजिस्ट्री हुई है तो हम तहसीलदार जो है रजिस्ट्री कर रहा है, जो वेरीफाई नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ भी कहीं ना कहीं करप्शन के मॉड्यूल पनप रहे हैं, तो उन पे भी हम कड़ा संज्ञान लेंगे। मैं ये बातें इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मेरी नज़र एक चीज़ पे है
आदित्य ने ना एक पैसा खाया, ना आदित्य की नीयत, ना आदित्य जनता को परेशान होने देगा और ना मैं कहीं गोरख धंधा चलने दूंगा। सर पिछली जो अभी महिला ने रोड डाला था कि उससे पैसे मांगे लंच मांगा था, ठीक है, उसके जो पहले व्यक्ति है सर उसकी जाँच की? मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि मुझे एक शिकायत दो। मैं स्वयं गया था, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं स्वयं गया, मैंने हर एक से पूछा, मुझे एक व्यक्ति शिकायत दे, मैं फौरी तौर पे एक्शन ले लिया। लेकिन लोगों को बाहर आना चाहिए। देखो, जनता अगर बाहर नहीं आएगी, हम करप्शन को कैसे रोकेंगे? अगर लोग पैसा दे रहे हैं तो कम से कम कोई पीड़ित व्यक्ति आए आदित्य तक। आदित्य तो ऐसा व्यक्ति है, मैं तो साथ चलता हूँ। अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा, कहीं पुलिस जाती करिए, तो मैं स्वयं उनके साथ एसपी के पास जाता हूँ, मैं स्वयं डीसी के पास जाता हूँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लोगों का सेवक हूँ। मेरा फ़र्ज़ है अपने लोगों का ख्याल करना, अपने इलाके के लोगों का ख्याल करना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे कहीं भी संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है उनके साथ जाने का। एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे इलाके में सिख बेल्ट में खास तौर पर 6 से 7 गांव ऐसे हैं जहाँ पे रिफाइनरी का बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा है। मैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कमेटी का मेंबर हूँ विधानसभा की, मैं पिटीशन कमेटी का मेंबर हूँ। 8 गांव की पंचायतों ने मुझे अप्रोच किया कि रिफाइनरी का जो धुआं है, रिफाइनरी का जो गैसेज हैं, उनसे उन गांव में असर पड़ता है। लोगों को अस्थमे की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, कैंसर उत्पन्न हो रहा है, स्किन डिजीज़ हो रही है, मवेशियों पे असर पड़ रहा है। गाय दुधारू थी, दूध नहीं हो रही, गाय आगे कंसीव नहीं हो रही, मतलब उनका आगे जो है दुधारू नहीं हो पा रही, और लोगों पे असर पड़ रहा है। हमारे जो नौजवान पीढ़ी जिनकी शादी होती है, उनके भी बच्चों के अंदर उनमें कहीं ना कहीं कोई कमियां पाई जा रही हैं। हमारा ग्राउंड वाटर भी डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी फसलें डिस्टर्ब हो रही है, हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैंने लिखित तौर पे उन तमाम समस्याओं को विधानसभा की कमेटी में रखा है। अभी बहुत जल्दी उन 7 गाँवों का हरियाणा विधानसभा की टीम दौरा करेगी। तमाम महकमे, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ हमारा वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ हमारा सॉइल कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ हमारा फॉरेस्ट्री, ये तमाम डिपार्टमेंट्स एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत वहाँ करेंगे। ठीक है, वो रिफाइनरी पंजाब में है, लेकिन उसका भुगतना हमें पड़ रहा है। अगर वहाँ कुछ भी ऐसा पाया गया, निश्चित तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम उस रिफाइनरी की कंप्लेंट सबमिट करेंगे। और जितने भी डिपार्टमेंट है, इससे अलहदा भी मैं प्राइवेट एजेंसी हायर कर रहा हूँ। मैं अभी IIT रुड़की गया था 2 दिन के लिए। मैं रुड़की के डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करके आया हूँ, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है और हमारे मनुष्य जीवन से, हमारे मवेशियों से, हमारी किसानी से, हमारे खेत खलिहानों से जुड़ा हुआ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि आप भी अपनी एक पायलट टीम भेजें जो इस पर रिसर्च स्टडी करे कि इस रिफाइनरी का ह्यूमन्स पे क्या इफेक्ट है, हमारी एनिमल हस्बेंड्री पे क्या है, हमारे फॉरेस्ट्री पे क्या है, हमारे खेती पे क्या इफेक्ट आ रहा है, हमारा वाटर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो दोनों पैरेलल चीज़ें जो है सबमिट हो, ताकि हम अच्छी जो चीज़ें हैं उनको सामने लेके आएँ, और जहाँ कहीं लेकुनाज हैं या गलत हैं उन चीज़ों को हम सरकार को चिताने का काम करें। तो ये भी एक विधायक के तौर पे मेरे इलाके के लिए हम लोग कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं IIT की बात आती है, वो डबली के लोग चाहते हैं अभी IIT डबली के अंदर ही कहीं स्थान पर है। हमने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया है, 4 गाँव ने हमें अप्रोच किया है पंचायती ज़मीन देने के लिए। गाँव बारूखेड़ा है, उसके पास 150 एकड़ से ऊपर लैंड है। गांव बनवाड़ा है, 129 एकड़ लैंड है। गांव राजपुरा है, 85 से ऊपर लैंड है। गांव मलकपुरा है, उसके पास भी लैंड है। कई गांव ने हमें अप्रोच किया है। हमने तमाम चीज़ें गाँव से लिख के और सरकार के नुमाइंदों को देने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी से मैंने समय के लिए कहा हुआ है, वो थोड़े व्यवस्था थे। अब मैं आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, 1 आधे दिन में चीफ मिनिस्टर साहब को भी हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि डवाली पुलिस ज़िला है और हमने मांग कर रखी है कि डवाली संपूर्ण ज़िला बने। अगर संपूर्ण ज़िला हमारा बनता है, हमारे ज़िले के अंदर शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत डाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारी ये दरख्वास्त रहेगी कि यह IIT जो है ये डवाली को दी जाए। देखिए, ऐसा कहीं रूल नहीं है। बहुत सी IITs हैं जो कम जगह में भी चल रही है। अब दिल्ली की IIT है, आप देखोगे दिल्ली IIT के पास 300 एकड़ लैंड है। तो अब तो
सिस्टम ऐसा आ गया कि ऊपर मंजिला बना के आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो अगर डबवाली को मिलती है तो हमारे इलाके के लिए, नौजवानों के लिए एक नए रास्ते, नए आयाम खुलेंगे। सिरसा की ओर से इधर संघर्ष किया जा रहा है। अच्छी बात है, देखो वो भी हमारा ही है, हम ये नहीं कहते, पर डबवाली जो है वो हमारा बहुत दूर है चंडीगढ़ से भी, जो हमारी कैपिटल है, और हमारी नेशनल कैपिटल से भी हम बहुत दूर हैं। सिरसा के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, डबवाली में यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। तो हम लोग तो भाईचारे के नाते मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।